वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे गैट के बारे में, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो बात शुरू होती है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से, जो हुई 1944 में, और उसका कंक्लूजन ये निकला कि 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें से पहले थी आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरी थी आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हुआ क्या, ये जो दो इंस्टीट्यूशंस थी ये तो 1945 में इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन आईटीयू के ऊपर कोई बात नहीं बनी। क्यों? क्योंकि मेंबर कंट्रीज की कोई सहमति नहीं थी। और फिर से 1947 में हवाना में एक कॉन्फ्रेंस हुई और फिर से आईटीयू की बात छेड़ी गई, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम थी, मेंबर कंट्रीज की कोई सहमति नहीं थी। तो एक ऑल्टरनेटिव की तरह क्या किया गया, ये जो आईटीयू का ड्राफ्ट था इसका एक चैप्टर निकाला गया और उस चैप्टर को एक अग्रीमेंट बना दिया गया और बोला गया कि अब पूरा वर्ल्ड ट्रेड जो है वो इस अग्रीमेंट के हिसाब से ही मैनेज होगा। और इस अग्रीमेंट का नाम रखा गया गैट, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इस तरह से गैट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, 1947 में साइन हुआ और 23 कंट्रीज ने इसे साइन किया। क्या है गैट के फीचर? सबसे पहले तो ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। मल्टीलेटरल का मतलब है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हों। तो यहाँ पे तो 23 कंट्रीज ने इसे साइन किया, तो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी थी। दूसरा, ये सिर्फ एक अग्रीमेंट था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। नेक्स्ट था कि इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम था। अगर मेंबर कंट्रीज में ट्रेड को लेके कोई बात हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो यहाँ पर उसकी सुनवाई की जाएगी। नेक्स्ट, क्या था गैट का पर्पज, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड को मैनेज करना और उसे बढ़ाना, प्रमोट करना, और साथ ही वो इंटरनेशनल ट्रेड में आने वाली रुकावटों को, जैसे कि ज्यादा टैक्स लगा देना, कस्टम ड्यूटी भी लग रही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टैक्स भी लग रहा है, और भी कई तरह के लाइसेंस कंपल्सरी कर देना, कोटा बना देना, तो ऐसी सभी रुकावटों को कम करना। नेक्स्ट था एमएफएन प्रिंसिपल को फॉलो करना, मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि कोई भी देश किसी भी देश से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट यानी कि ट्रेड करते वक्त किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी कंट्री के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी कंट्रीज को एक ही तरह से डील किया जाएगा। तो ये थी गैट की इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम करेंगे कि गैट के राउंड्स कितने हुए। तो गैट के 8 राउंड्स हुए। तो गैट के 8 राउंड्स हुए। राउंड्स यानी कि एक तरह की बैठक होती है, मीटिंग हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड था इसका 8th राउंड। ये लास्ट राउंड था गैट का, और इम्पोर्टेंट तो था। इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि ये 8 साल लंबा चला, सबसे लंबा चलने वाला राउंड था ये 8 साल। तो 1986 में यूरुग्वे में इसकी पहली बैठक हुई और 1994 में ये राउंड कंक्लूड हुआ। इसकी आखिरी बैठक हुई 94 में माराकेश में। इस राउंड को डंकल राउंड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम गैट के जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था मिस्टर आर्थर डंकल। अब क्या हो रहा था कि ये जो राउंड था ये चलता जा रहा था, बहुत सारे ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे थे और कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। तो इस टाइम पे आर्थर डंकल हो गए बहुत स्ट्रिक्ट। उन्होंने क्या कि इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक प्रपोजल बनाया, जिसे बोला जाता है डंकल प्रपोजल। और ये जो प्रपोजल था ये 400 पेजेस का था और उन्होंने बोला कि यहाँ तो इस प्रपोजल पे साइन करो या फिर आप जाओ, आप छोड़ के जा सकते हो। तो सभी ने, किसी ने मर्जी से तो किसी ने मजबूरी में, इस प्रपोजल के ऊपर साइन किए। तो क्या लिखा गया इस प्रपोजल में? सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि गैट को खत्म किया जाएगा और गैट की जगह आएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गैट खत्म, गैट की जगह पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आएगा। और साथ ही इसमें सर्विसेज इंक्लूड की गई, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को इंक्लूड किया गया, इसमें इन्वेस्टमेंट को लाया गया। टैक्स की तो बात हुई, यानी कि टैरिफ की तो बात हुई, और नॉन टैरिफ की भी बात हुई। नॉन टैरिफ का मतलब कि टैक्स के अलावा जो भी रुकावटें आती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, उन सभी के बारे में बात की गई। एंटी डंपिंग मेजर्स के बारे में बात की गई, जिसको हम बाद में करेंगे अच्छे से। तो ये लिखा गया उस प्रपोजल में। तो गैट यहाँ पे खत्म किया गया इस राउंड के साथ। तो क्या रीजन थे गैट को खत्म करने के, क्यों खत्म किया गया? तो गैट के रीजंस थे वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि गैट में गुड्स
की बात की गई, यानी कि सामान के ट्रेड की बात की गई, लेकिन सर्विसेज नहीं थी। हमने अभी पढ़ा कि इसमें सर्विसेज को इंक्लूड किया गया जब वो डंकल प्रपोजल बना। तो सिर्फ गुड्स की बात थी, सर्विसेज की इसमें बात कोई नहीं थी। ये एक ड्रॉबैक था, क्योंकि सर्विसेज को भी होना चाहिए, सर्विसेज ट्रेड का एक बहुत बड़ा पार्ट है। दूसरा ये था कि ये सिर्फ एक रिच मैन क्लब बन गया था, अमीरों का अड्डा बन गया था, जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं और अपने हिसाब से काम करते। क्या हो रहा था कि वैसे तो गैट के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड में, लेकिन ये डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रही थी, अपने देश में अपने हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी ट्रेड के ऊपर। नेक्स्ट था जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम था ना, वो सिर्फ एक नाम का ही रह गया था, इसकी कोई भी लीगल बाउंडिंग नहीं थी, ये सिर्फ एक नाम का था। नेक्स्ट था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनकी लोकल मार्केट को हार्म हो रहा था, डेवलपिंग कंट्रीज की लोकल मार्केट के लिए हानिकारक था। किस तरह से, मान लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लेते हैं ए जो है एक डेवलप्ड कंट्री है, ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्री है तो रिसोर्सेज भी ज्यादा होंगे, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो सेलिंग प्राइस भी कम होगी। तो मान लेते हैं इन्होंने एक बॉल बनाई जिसकी कॉस्ट आई, जिसकी सेलिंग प्राइस आई 90, और इम्पोर्ट होके इसकी सेलिंग प्राइस रखी गई 100 रुपए। अब ये इम्पोर्ट हुई है एक डेवलपिंग कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में, कंट्री बी में। अब ये बी डेवलपिंग कंट्री है जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है, कॉस्ट ज्यादा है बॉल बनाने की, और जाहिर सी बात है कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो भी थोड़ी ज्यादा होगी, तो 120 रुपए की बॉल उन्होंने उसका सेलिंग प्राइस रखा। अब क्या होगा, लोग इन दोनों बॉल में से ऑब्वियसली इस बॉल को खरीदेंगे, और इसकी वजह से इनकी लोकल मार्केट को हार्म हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे गैट बीच में आ रहा था। गैट का तो पर्पस ही था, गैट का तो काम ही था कि किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाएं। तो इस तरह से गैट डेवलपिंग मार्केट, डेवलपिंग कंट्रीज की लोकल मार्केट के लिए हानिकारक बन रहा था, और ये भी जरूरी था, इसलिए भी जरूरी था कि गैट को खत्म किया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट गैट। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल टू यू. If you like the video, then please subscribe the channel. Thank you so much.